Hello, good morning students. Today we are going to start theme 9. I hope कि 7 सबने कर लिया होगा. 7 was very important lesson. विजयनगर एम्पायर जो साउथ में था एक एम्पायर था वो. आज हम कर रहे हैं उत्तर भारत में जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के शासक और उनका इतिवृत्त कि उन्होंने अपना इतिहास कैसे लिखवाया. अपने इतिहास में उन्होंने क्या लिखा, उनका पीरियड कौन सा था, 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक. 16वीं एंड 17th सेंचुरी इस पीरियड में थे. मुगल राज्य था हमारे भारत में. तो आज हम उसका लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. लेसन नंबर 9, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स. किंग्स एंड क्रॉनिकल्स. क्रॉनिकल्स मीन इतिहास, शासक और उनका इतिवृत्त. इतिवृत्त मीन्स इतिहास हम कह सकते हैं. मुगल दरबार, शासक और मुगल दरबार का जो इतिहास था वो उन्होंने कैसे लिखवाया, हम जी इसके बारे में आज क्लास में पढ़ेंगे. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि हमारे पास सोर्स क्या क्या है जिससे हम मुगल कोर्ट या उनके शासकों के बारे में पढ़ सकते हैं. द मोनार्क ऑफ द मुगल एम्पायर. जो मुगल शासक थे वो अपने आप को साथ देमसेल्फ लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ अ लार्ज एंड हिट्रोजीनियस. हिट्रोजीनियस क्या होता है, जहाँ पे बहुत जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, उस एरिया को, उस पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस. तो जो मुगल शासक थे वो अपने आप को बहुत बड़ी पॉपुलेशन के और विजातीय हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन के अपने आप को शासक मानते थे. वो वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन, ये विजन, ये उनकी जो दृष्टि थी ये बताने के लिए कि हम सबके राजा हैं, हम सबके शासक हैं, वाज थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनास्टिक हिस्ट्रीज. वो अपनी जो डायनास्टिक हिस्ट्री थी, डायनास्टिक मीन्स अपने राजवंशीय इतिहास को लिखवाना वो बहुत पसंद करते थे. उनका एक तरीका था अपनी विजन को बताना. विजन क्या, उनकी दृष्टिकोण क्या था कि वो सारी जातियों के, सारे सबके, पूरी जनता के वो पूरे एक ही एक रूलर हैं. द मुगल किंग्स कमीशन्ड कोर्ट हिस्टोरियंस. मुगल के जो किंग्स थे वो अपनी हिस्टोरीज लिखवाने के लिए कोई अलग से इतिहासकार नहीं, जो अपने कोर्ट में, अपने दरबार में जो हिस्टोरियन थे उनको वो उनसे लिखवाते थे अकाउंट ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम. जिस राजा का टाइम चल रहा है, जिस शासक का टाइम चल रहा है, उसके समय की घटनाएं और उसकी प्राप्तियां, जो उसने जीते प्राप्त की है, जो भी उसने हासिल किया है, वो सारा कुछ उसमें वो लिखते थे. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है कि जो हिस्ट्री थी, ये इतिवृत्त थी, कौन लिखता था, कोर्ट हिस्टोरियंस. ये आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है. ये कोर्ट हिस्टोरियंस थे जो मुगल हिस्ट्री को लिखते थे. ये राजा थे, कोर्ट हिस्टोरियन को लेते थे. मैं आपको सारे क्वेश्चन साथ साथ बताऊंगी. जो आप इसके वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्टली मैं आपको इसके बीच में सारे अंडरलाइन करवा दूंगी वो क्वेश्चन कौन से हैं, ताकि आपको वो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. In addition, their writers collected vast amount of information collected from regions of the subcontinent to help rulers govern their domain. एक बात और भी थी, एक तो वो लिखते थे, हिस्ट्री लिखते थे, दूसरी बात थी वो राइटर्स थे, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे. कहाँ से, भारत के इस उपमहाद्वीप के और रीजन में से. जैसे उत्तर भारत में तो वो राज करते थे, दक्षिण भारत में जो और भी कोई इलाके थे उनमें से वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने शासक को देते थे, ताकि कि उनको रूल करना आसान हो जाए, उनको सरकार चलानी अपनी आसान हो जाए. क्रॉनिकल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल सोर्स फॉर एनी स्कॉलर विशिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ मुगल्स. मुगलों की हिस्ट्री लिखने के लिए कोई भी विद्वान अगर हिस्ट्री लिखना चाहता है, अगर आज कोई हिस्ट्री लिखना चाहता है विद्वान मुगलों की, तो उसके लिए जो सोर्स थे ये बहुत ही अमूल्य थे. इन सोर्स को लेके वो बड़े आराम से हिस्ट्री को लिखा जा सकता था. दीज टेक्स्ट वर इंटेंडेड एज कन्वेयर्स ऑफ मीनिंग दैट द मुगल रूलर्स साउट टू इम्पोज ऑन देयर डोमेन्स. ये जो इतिवृत्त थे, जो इतिहास की जो किताबें थी, ये बहुत ही अच्छा तरीका था कि अपने डोमेन्स, अपने राज्य के लोगों को बताने के लिए कि ये कौन सी जो बातें हैं, वो जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, वो इनको लागू करना चाहते हैं. क्योंकि इन इतिहास की जो बुक्स थी उनमें सब कुछ लिखा जाता था कि कौन कौन सी नीतियां जो राजा अपनाना चाहता है. सो दीज क्रॉनिकल्स गिव अस ग्लिम्स इनटू हाउ इंपीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड. और ये जो हमें झलक देते थे, एक तो ये कारण था कि वो अपने पूरी जो उनकी पॉलिसीज थी, जो उन्होंने लागू करनी होती थी, उनके बारे में ये जो टेक्स्ट हमें बताती थी. दूसरी क्रॉनिकल्स ये बताते थे कि किस तरह
ये जो शाही विचारधाराएं हैं, एम्पीरियल आइडियोलॉजी है, कैसे बनती हैं और कैसे इनको डिसएमिनेट किया जाता है, कैसे इनको प्रचारित किया जाता है। अपनी पॉलिसीज को, अपनी विचारधाराओं को प्रचारित करने के लिए ये शासक क्या थे, अपनी हिस्ट्री लिखवाते थे। किससे लिखवाते थे? कोर्ट हिस्टोरियन से। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये टेक्स्ट थी तो ये क्यों लिखवाते थे, क्या कारण था? इनके दो कारण थे। एक तो मैंने आपको बताया यही कि वो अपनी जो उनकी पॉलिसी होती थी, जो उन्होंने अपनी जनता के ऊपर इम्पोज करना होता था, वो इसके द्वारा कन्वे करते थे। और दूसरा ये बात थी कि जो उनकी एम्पीरियल आइडियोलॉजी थी, जो उनकी विचारधाराएं थी, जो वो विचारधाराएं बनाते थे, उनको कैसे प्रचारित करना है, ये सब कुछ क्या था, ये हमें इतिवृत्त में से पता चलता था। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन है कि इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो मुगल कोर्ट के बारे में सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसमें एक ही सोर्स की बात की गई है इसमें हमारे पास है, क्रॉनिकल्स की। वैसे तो मॉन्यूमेंट्स भी हैं मुगल शासकों के, बहुत से, ताजमहल है, लाल किला है और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, पर इसमें हमने क्या बात की अभी, क्रॉनिकल्स की, जो इतिहास वहां के इतिहासकारों ने लिखा है उसके बारे में हम इस लेसन में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे था द मुगल एंड देयर एम्पायर। मुगल शासक और उनका साम्राज्य, कैसा साम्राज्य था, कौन कौन से मुगल शासक थे, उन्होंने कैसे कैसे अपने साम्राज्य को चलाया, तो ये सारा हम कहाँ देखेंगे। इसमें आगे हम पढ़ रहे हैं, हम सब टॉपिक 1, ये आपके पास सब टॉपिक मुगल शासक और उनका साम्राज्य। सबसे पहली बात है, मुगल जो है नाम है वो कहाँ से लिया गया, मंगोल शब्द से। अब मंगोल के बारे में हमने 9+1 में पढ़ा था, जाजावर कबीले जिसमें मंगोल लोग थे, शासक करते थे, और उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस किंग था चंगेज खान, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये मंगोल जो है वो जाति थी, एक जाजावर कबीले थे जो इधर उधर घूमते रहते थे, और उनसे ये नाम लिया गया, मुगल लिया गया नाम। इट वॉज नॉट द नेम द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी चूज फॉर देमसेल्व्स। ये वो नाम नहीं है जो डायनेस्टी के लोग, उस वंश के लोग, मुगल वंश के लोग अपने लिए रखते थे। वो अपने आप को मुगल्स नहीं कहते थे, बट दे रेफर टू देमसेल्व्स एज तिमुरिड्स, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो तैमूर का नाम आपने सुना है। तैमूर एक शासक था जो तुर्किश से आया था और तुर्किश रूलर था, और उसने भारत पे भी अटैक किया था। तो वो अपने आप को तिमुरिड समझते थे, कहते थे, तिमुरिड वंश के साथ संबंध रखते थे। तैमूर ऑन पेरेंटल साइड, पिता की साइड से वो क्या थे, तैमूर थे। तैमूर उसके पिता की साइड पे था। बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज रिलेटेड टू चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर्स साइड। जो मदर थी वो चंगेज खान के कबीले से थी, जो पिता था वो तैमूर के कबीले से था। तो दोनों इसमें ये है कि इसमें मंगोल कबीले के भी थे, उसमें उनमें कुछ जो वंशज के गुण थे वो तैमूर के उसमें चंगेज खान के कबीले में थे, जिनको मंगोल्स कहा जाता था। अब इनका नाम कैसे पड़ा, इनको मुगल कैसे कहने लगे हम। ड्यूरिंग 16th century यूरोपियंस यूज्ड द टर्म मुगल्स टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फैमिली। इस वंश की फैमिली के, इस परिवार के लिए जो भारत में यूरोपियन उसी समय पे आए 16th century में, उन्होंने क्या किया, इन रूलर्स को क्या कहना शुरू कर दिया, मुगल्स। इन इंडियन रूलर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, मुगल्स। उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या नाम, मुगल्स दिया। ओवर द पास्ट सेंचुरी द वर्ड हैज बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड। यही वर्ड जो यूरोपियंस ने मुगल्स को दिया, वही कई सदियों तक ये चलता रहा। इवन द नेम, अभी एक और ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इवन द नेम मोगली अपने हमने देखा, एक सीरियल था जो टीवी में आया था, द यंग हीरो ऑफ द रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक, उसकी बुक का नाम क्या है, जंगल बुक का। उसका जो छोटा सा बच्चा हीरो था मोगली, जो उसका नाम लिया गया, इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट, वो भी मुगल से लिया गया। जो मोगली रखा वो किससे रखा, मुगल से रखा, रुडयार्ड किपलिंग ने। तो इसका मतलब यूरोपियन ने क्या है, इनको नाम दिया मुगल, जबकि वो अपने आप को क्या समझते थे, तिमूर के वंश से समझते थे। बाबर तो अपने आप को तिमूर इवन कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वो कई बार मंगोलों का था उपहास उड़ाता था, वो उनको बड़ा बर्बर लोग समझता था बाबर, पर वो है उसकी मदर उन्हीं के कबीले में से थी। द फाउंडर ऑफ द एम्पायर जियारुद्दीन बाबर। अब ये भी आपको जियारुद्दीन बाबर, ये भी आपको आ सकता है, कौन सा फाउंडर कौन है इसका, जियारुद्दीन बाबर वॉज ड्राइवर फ्रॉम सेंट्रल एशिया होमलैंड फरगना। उसके अपने देश का नाम क्या था, फरगना। बाय द वैरिंग उज्बेक्स, उज्बेकों द्वारा उसको अपने देश से भगा दिया गया था। वॉज ड्राइवन अवे, उसको निकाल दिया गया था अपने देश में से
फरगना से उसको उज्बेकों ने निकाल दिया था। ही फर्स्ट एस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन काबुल, धीरे धीरे उसने अपने आप को काबुल आपको पता है अफगानिस्तान की कैपिटल आज भी हम जानते हैं, तो काबुल में उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे उसने फिर क्या किया अपने आप को इन 1526 में पोस्ट फर्दर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो धीरे धीरे भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ने लगा। बाय डिफीटिंग हिंदू किंग हेमू इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसने भारत में आकर भारत के पानीपत की पहली लड़ाई में हेमू को हराया और उसने क्या किया अपना राज्य स्थापित कर लिया दिल्ली में। तो कब आया वो 1526 में, किसको हराया हेमू को हराकर 1526 में जिहारुद्दीन बाबर ने अपना राज्य स्थापित किया भारत में। मुगल्स, अब मैं आपको थोड़ी डिटेल देती हूँ कि मुगल्स उनके आगे फादर, उनके आगे बेटे, उनके कौन कौन से, थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि मुगल्स की जो कितने हैं उनके आगे दादे परदादे क्या थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1526 में जहारुद्दीन बाबर है, मैंने जहाँ पिक भी लगाई है आपके पास आपके समझने के लिए, पिक भी आपको दिखाई दे रही है। जहारुद्दीन बाबर जो 1526 से 1530 तक उसने भारत पे राज किया और 1530 में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा नसरुद्दीन हिमांशु भारत का शासक बना 1530 से 40 तक, 10 साल तक उसने राज किया। उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक अफगान था, अफगान के द्वारा इसको हराया गया हिमांशु को, और हिमांशु को देश से बाहर निकाल दिया गया। तो 1500 तक राज किया, फिर से 1555 में आके फिर उसने आके शेरशाह सूरी को हरा दिया 1500। अब शेरशाह सूरी कौन है, आपने सुना होगा नाम जीटी रोड। मैं इसकी आपको इम्पोर्टेंट सी बात बता रही हूँ कि शेरशाह सूरी वो शासक है जिसने 1540 में शासक बना और इसने जीटी रोड बनाई। सबसे बड़ी बात क्या, इसने जीटी रोड बनाई, और जीटी रोड पे जो बनी है, जो हम जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में इधर लाहौर मुल्तान से लेकर पश्चिमी बंगाल तक है। तो ये वो शासक है जिसने भारत पे राज किया कितने साल, 15 साल, 40 से लेके 55 तक इसने राज किया। 55 में फिर वो आ गया हिमांशु आ गया, फिर आगे हिमांशु का बेटा जलालुद्दीन अकबर। हिमांशु ने कब तक किया, 1556 तक। उसके बाद उनके बेटे का नाम क्या था, जलालुद्दीन अकबर। आप पिक देख रहे, मैं सबका पिक भी दिखा रही हूँ आपको इसकी, 1556-1606। फिर उनका अकबर का बेटा क्या होता है, जहांगीर ने फिर 1605 से 1627 तक राज्य किया। फिर 5वां इसका जहांगीर का बेटा था शाहजहां के बारे में आप बहुत जानते हैं, जैसे उसने ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने बनाया, तो बड़ा फेमस है उसके लिए, आर्किटेक्चर के लिए बड़ा फेमस है ये किंग, ठीक है। तो 1628 से 1658 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद इनका बेटा औरंगजेब, शाहजहां के बाद इनका बेटा औरंगजेब 1658 से 1707 तक इसने राज्य किया। और इसके बाद 150 साल तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या ये मुगल साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर हो गया। इसका जो राज्य था दिल्ली तक ही रह गया, दिल्ली के आसपास के इलाकों में रह गया। बाकी सारे इलाके थे जो रीजनल वो थे, इनके ऑफिसर थे, जो इनके सिपा सलार थे, उन्होंने इनको रोक लिया था। परंतु 150 साल तक छोटे मोटे जो इनके मुगल राजा थे वो राज करते रहे। उसके बाद लास्ट राजा जो आया बहादुर शाह जफर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जब 1857 का वो पढ़ेंगे, विद्रोह पढ़ेंगे, तो उसमें बहादुर शाह जफर का नाम आएगा। ये 1857 तक इसने राज्य किया। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको गद्दी से निकाल दिया। तो ये मैंने सबकी आपको पिक्स दिखा रही हूँ, आपको याद रह जाएंगे नाम इनके, और कभी भूलेंगे नहीं जब आप देख लोगे इनके नाम आपको कि मुगल एम्पायर में कौन कौन से राजा हुए। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ साथ साथ, कि इसका फाउंडर कौन था, कब इसने किया, क्यों, कैसे आया ये यहाँ पे, कौन सी बैटल से जीता। तो ये सारा मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका बेटा नसरुद्दीन हिमांशु, मैं आपको बता दिया। ही एक्सपेंडेड द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, उसने बहुत सारे अपने एम्पायर को बढ़ाया, साम्राज्य को बढ़ाया। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे उसने अफगान लीडर शेरशाह सूर से वो हार गया और उसको वनवास के लिए भेज दिया, उसको अपने देश से बाहर निकाल दिया। और कहाँ जाके रहने लगा, वो ईरान के राजाओं के पास वो जाके रहा। इन 1555 हिमांशु डिफीटेड शेरशाह अगेन। 10 साल के बाद हिमांशु फिर अपनी फौज इकट्ठी करके आया, शेरशाह सूरी को हरा दिया उसने। परंतु वो 1 साल के बाद उसकी मृत्यु होगी, किसकी, हिमांशु की। अब हिमांशु के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन अकबर, जिसको बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये मुगल एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट किंग था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट क्यों है,
अकबर के लिए कहते हैं कि बहुत इसको महानतम मानते हैं। क्यों महान मानते हैं? फॉर नॉट ओनली एक्सपेंडेड, उसने सिर्फ अपने विस्तार ही नहीं किया, राज्य का विस्तार नहीं किया साम्राज्य का, बट आल्सो कंसोलिडेट, परंतु इसने इसको दृढ़ भी किया, इसको विस्तार किया, इसके साथ साथ विशालता में इसको बढ़ाया, कंसोलिडेट किया, मेकिंग इट्स लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम बनाया उसने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आप मुझे आ सकता है वाई डू वी कॉल अकबर द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर्स, मुगल एम्पायर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ही नॉट ओनली एक्सपेंडेड, ये सारा इसमें आंसर आ सकता है, ही नॉट ओनली एक्सपेंडेड बट कंसोलिडेटेड एट हिज एम्पायर, मेकिंग इट्स लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिचेस्ट किंगडम ऑफ हिज टाइम। अपने समय की बहुत ही अच्छी किंगडम थी, जो सुदृढ़ बनाई थी और बड़ी समृद्ध राज्य था। ही एक्सटेंडेड हिज फ्रंटियर, उसने अपनी जो हदें थी, सीमाएं थी, उनको हिंदुकुश पर्वत तक, माउंटेन जिसमें पाकिस्तान भी आता है, आज का पाकिस्तान भी आता है, और जिसमें अफगानिस्तान का भी बहुत सारा भाग आता है, हिंदुकुश पर्वत तक उसने अपने इसको फैलाया। एंड चेक द एक्सपेंशन डिजाइन ऑफ उज्बेक्स, उज्बेक का नाम आपने सुना है, जिसको बाबर को जिन्होंने निकाल दिया था उज्बेक, और सफाविद ईरान के राजा थे जिन्होंने हिमांशु को अपने पास रखा था। तो दोनों के डिजाइन क्या थे कि वो अपनी विस्तारवादी योजनाओं को, उनकी विस्तार, वो आगे भारत की तरफ बढ़ना चाहते थे, उनको रोकने का काम भी इसने किया। ये सारे इतना बड़ा जो काम किया इसने, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर्स। मुगल एम्पायर सबसे महान था। अकबर हैड 3 सक्सेसर्स, अब जैसे मैंने पीछे बताया, फोटो भी दिखाई मैंने आपको सबकी, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। इसके बाद 3 इसके बड़े, इसका बेटा, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा। द 3 रूलर्स मेंटेन्ड एंड कंसोलिडेटेड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नेंस। ये तीनों ठीक थे, तीनों थे, पर तीनों की अलग अलग इंटरेस्ट थे। जैसे शाहजहां का मैंने आपको बताया था जी, आर्किटेक्चर में, इसका बिल्डिंग बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट था। और औरंगजेब के बारे में तो कहते हैं कि जी बहुत ही मतलब कि इसको क्रूर राजा कह सकते हैं, जो कि भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही क्रूर राजा था। तो ऐसे मतलब कि तीनों के नेचर में अपना अलग अलग फर्क था। द 3 रूलर्स मेंटेन, परंतु उन्होंने अपनी सरकार को, अपने शासन को, इसको कंसोलिडेट भी किया, दृढ़ भी किया और मेंटेन भी बना के रखा, तीनों ने बना के रखा। बट आफ्टर 1707, जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी, फॉलोइंग द डेथ औरंगजेब द पावर ऑफ डायनेस्टी डायमिनिस्ड, इस वंश का जो राज्य था वो बिखरने लगा। इस शासन के विविध यंत्रों बनाए रखा, और इसके दौरान क्या हुआ, उनका जो शासन था वो बिगड़ने, जो है वो थोड़ा सा इसकी शक्ति कम होने लगी। इसके बाद औरंगजेब के बाद रीजनल पावर्स, जो मुगल शासक के रीजनल वो थे, रीजनल मीन्स जो इसके क्षेत्रीय वो थे, क्षेत्रीय ऑफिसर थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी पावर को जमाना शुरू कर दिया। और जो इनके वंशज थे इस डायनेस्टी के, वो बहुत कमजोर थे और वो दिल्ली तक ही सिमट के रह गए, परंतु फिर भी इसकी आभा बनी रही, इसकी जो शान शौकत थी वो बनी हुई थी। बट इन 1857, जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 1857 में क्या हुआ, इस डायनेस्टी का जो राष्ट्र राजा था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने राज्य से बाहर निकाल दिया, जिसको उसका जो राज्य था उन्होंने छीन लिया और उसको बाहर निकाल दिया। बहादुर शाह जफर, अगर आपको पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य का, जैसे पहला राजा कौन था, बाबर, और दूसरा अगर पूछा जाए बहादुर शाह जफर, सबसे लास्ट जो था किंग वो इस डायनेस्टी का बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक है जहाँ पे इतिवृत्तों की रचना, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल, जिसका लेसन है। ये तो मैंने आपको पूरी इंट्रोडक्शन दी है कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से राजा थे, किसने कहां तक एक्सपेंड किया इसकी फ्रंटियर्स को, और किसने कंसोलिडेट किया। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमारा लेसन का इंट्रोडक्शन में किया था, क्रॉनिकल्स, इतिवृत्तों की रचना, जहां इतिहास की रचना कैसे की गई। क्रॉनिकल्स कमीशन्ड बाय मुगल एम्पायर्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट। अब जो क्रॉनिकल जो इतिहास है उस समय जो मुगल एम्पायर ने लिखाया, वो बहुत ही इम्प्रेसिव, मैं बता चुके आपको इंट्रोडक्शन में, बहुत ही अच्छा सोर्स है मुगल एम्पायर और उसकी कोर्ट के बारे में पढ़ने के लिए। कोर्ट मीन्स उसके दरबार के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है ये इतिवृत्त। दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट ऑफ विजन एनलाइटेंड किंगडम टू ऑल दोज हु केम अंडर द अम्ब्रेला। जो भी इसके राज्य के अंदर आते थे, इनका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने
अंडर द अम्ब्रेला में जो इस राज्य के अंतर्गत लोग आते थे उन सबके सामने प्रबुद्ध मीन्स इंटेलिजेंट राज्य के बारे में बताना, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना, इस परियोजना के उद्देश्य में लिखे गए थे कि ये राज्य बहुत ही अच्छा है। They were meant to convey those who resisted the rule of the Mughals that all resistance was destined to fail। और एक बात और भी थी, ये किस लिए इतिहास लिखे थे, ये भी कन्वे करने के लिए कि जो लोग मुगल शासन का विरोध करते हैं उनको हर हालत में हारना ही होगा, उनको हर हालत में असफल होना होगा। दे आर डिस्टाइंड टू फेल, वो सफल होंगे ही हर हालत में जो भी इसकी विरोधता कर रहे हैं। तो ये भी क्या था, एक तरह से ये बताना कि उनके विरोधियों को तो असफल होना पड़ेगा। शासक ये सुनिश्चित करना थे, अच्छा ये था कि उनके पहली बात तो ये थी कि जो उनके राज्य के लोग रहते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए बताना कि ये प्रबुद्ध शासन है। प्रबुद्ध मीन्स बहुत ही अच्छा शासन है। दूसरा, लोग जो उनके विरोधी है, जो रेजिस्ट करते हैं, उनको बताना कि वो उनको हर हालत में हारना पड़ेगा हमारे राज्य से। थर्ड पॉइंट है, और क्यों लिखते थे। अब ये क्वेश्चन फिर आ गया कि इतिवृत्त क्यों लिखे जाते थे, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, पीछे मैंने शायद असाइनमेंट में दिया होगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। द रूलर्स वांटेड टू इंश्योर, शासक ये भी चाहते थे कि जो उनका राज्य है उसके बारे में उनकी आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हमने कैसे राज्य किया, हमारा राज्य प्रबंध कैसा था, हम कैसे मेंटेन करते थे, कैसे हमने कंसोलिडेट किया अपने राज्य को। तो इसको क्या है, आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें। द ऑथर्स ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स वर इनवेरिएबली कोर्टियर्स, ये फिर 2 बार आ गया। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑथर्स थे वो कौन होते थे, इन क्रॉनिकल्स के, इन इतिवृत्तों के जो ऑथर्स थे इस इतिहास के, वो कौन थे, कोर्टियर्स, दरबार के दरबारी। द हिस्टोरियंस दे रोट फोक्स ऑन द, ये हिस्टोरियंस क्या करते थे, जो हिस्ट्री लिखते थे इनका फोक्स किस पे होता था, उन घटनाओं पे होता था जो शासक के साथ संबंधित है, जहाँ उसके परिवार के साथ संबंधित है, जहाँ दरबार के साथ है, जहाँ उसके ऑफिसर्स है जो उनके साथ संबंधित है, जो उसके है सारे लोग उनके साथ संबंधित है, जहाँ फिर युद्धों के साथ, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे राज्य प्रबंध चलता था, कैसे अरेंजमेंट होता था, उनके लिए ये सारा व्यवस्थाएं थी, उनको जानने के लिए। ठीक है, ये ऑथर लिखते थे इनके बारे में। देयर टाइटल्स, जो बुक्स के टाइटल रखते थे वो कैसे रखते थे, सच एज अकबर नाम, ये भी आपको आ सकता है कि जो उनके इतिहास लिखे थे उनके नाम क्या होते थे, उनके टाइटल्स क्या, बुक के हेडिंग क्या, बुक का टाइटल क्या रखते थे जी, क्या रखते थे, उसका बुक का टाइटल क्या रखते थे। जैसे अकबर के टाइम में लिखा गया उसका अकबरनामा, शाहजहां के टाइम में लिखा शाहजहांनामा, आलमगीर नामा। आलमगीर किसका नाम था, आलमगीर जो पदवी थी वो औरंगजेब ने ली हुई थी। एंड द हिस्ट्री ऑफ अकबर शाहजहां एंड औरंगजेब। आलमगीर टाइटल ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। जो आलमगीर है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल एम्परर जो आलमगीर किस शासक ने अपना नाम रखा हुआ था, किसने टाइटल रखा हुआ था, आलमगीर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स के टाइटल भी कौन से होते हैं, अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। और आलमगीर किसका नाम था, औरंगजेब को आलमगीर कहते थे। मुगल क्रॉनिकल किस चीज में लिखे थे, पर्शियन में लिखे जाते थे। पर्शियन मीन्स फारसी भाषा में। अंडर द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्लोरिस्ड एज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड द लिटरेरी राइटिंग। ये ऐसी भाषा थी जो सुल्तानों के अंदर, जो दिल्ली के सुल्तान, हमने पहले दिल्ली के सुल्तान आपकी हिस्ट्री में नहीं आए अभी, जो दिल्ली के सुल्तानों में बारे में पढ़ा था उसमें क्या है, वो लोग इस भाषा को यूज करते थे, पर्शियन भाषा को। और जो लिटरेरी राइटिंग लिखी जाती थी, जो साहित्यिक रचनाएं भी होती थी, वो भी इसी भाषा में होती थी। एज मुगल्स वार चिंगाती तुर्क, मुगल्स कौन थे, चंगताई मूल के थे। चंगताई इनका तुर्कों का मूल है, मतलब कि इनका स्टार्ट, उनका बेस है, उसका नाम चंगताई है। बाय ओरिजिन तुर्किश वाज देयर मदर टंग, जबकि इनकी मुगल्स की मदर टंग क्या थी, तुर्किश। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, विच वाज द मदर टंग ऑफ द मुगल्स, मुगल्स की मदर टंग कौन सी थी, तुर्किश भाषा थी। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। द फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोएट्री एंड हिज मेमोइर्स, संस्मरण, जो उसकी यादें थी वो उसने किस में लिखी है, किसी भाषा में लिखी है, तुर्किश भाषा में लिखी है। इट वॉज अकबर हु कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। ये अकबर था जिसकी सोच समझकर फारसी को दरबार की भाषा बनवाया, जिसने दरबार की भाषा बनाया। क्यों बनाया उसने, शायद हो सकता है क्योंकि पर्शियन जो है ईरान को कहते थे, जो पर्शियन भाषा है वो ईरान की थी। शायद वो अपने संबंध ईरान के साथ, ईरान की संस्कृति के साथ अच्छी तरह बनाना चाहता था, इसलिए उसने पर्शियन भाषा को किसमें किया, अपनी कोर्ट की भाषा कर दी। जैसे अब हमारी जो है हिंदी भाषा है वो हमारे देश की, हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट लैंग्वेज है,
जिसको हम कहते हैं वो है। तो ऐसे ही उसने भी पर्शियन बनाया, जबकि वो खुद उनकी मदर भाषा कौन सी थी, तुर्किश भाषा थी उनकी। Was elevated to a language of empire, conferring power and prestige on those who had command of it. और जो लोग इस भाषा को बोलते थे, अच्छी तरह बोल सकते थे, उनको इस दरबार में अच्छा स्थान दिया जाता था। कन्फरिंग पावर एंड प्रेस्टीज, उनका सम्मान और उनका जैसे इस भाषा में होता था। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, अब ये भाषा राजा के द्वारा, उसके रॉयल फैमिली के द्वारा, परिवार के द्वारा, और एलाइट एट द कोर्ट, जो कोर्ट में पढ़े लिखे लोग थे, दरबार में जो लोग थे, उन लोगों को भी दरबार के विशिष्ट सदस्य ये भाषा बोलते थे, क्योंकि राजा को उसने ये भाषा स्टार्ट करवाई थी अकबर ने। इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स। ये सिर्फ यही नहीं कि राजा की भाषा या परिवार की भाषा थी, जैसे हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज क्या है सारी हिंदी है, तो वैसे उसने कौन सी की थी, पर्शियन। में बड़ी अच्छी तरह बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये भाषा किसने स्टार्ट की, पर्शियन भाषा अकबर ने की, जबकि उनकी मदर टंग कौन सी थी, तुर्किश थी। Next है Mughal official histories such as Akbarnama were written in Persian. Other like Babur's memoirs were translated from the Turkish into the Persian Baburnama. उन्होंने क्या किया, मुगल ऑफिशियल जो हिस्ट्री थी वो तो लिखी, अकबरनामा और ये वगैरह तो सारी लिखी पर्शियन भाषा में, और साथ में साथ जो बाबर के संस्मरण थे, जो बाबर ने अपनी हिस्ट्री लिखी थी, संस्मरण लिखे थे, जादे लिखी थी, वो भी उसने क्या किया, पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया इसको, और उसका नाम क्या रखा, बाबरनामा। ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। और एक और भी बात है कि संस्कृत की 2 बुक्स, जिनका नाम ये भी आपको आ सकता है कि मुगल एम्परर ने कौन सी संस्कृत की बुक्स को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करवाया, सच एज महाभारत एंड रामायण। इन दोनों बुक्स को मुगल एम्परर ने क्या किया, इसको भी पर्शियन भाषा में इसको अनुवाद करवाया इसका। पर्शियन वर कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर्स। द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज द रजमनामा। इसका नाम क्या लिखा, महाभारत, हम इसको महाभारत कहते हैं, वो क्या कहते थे इसको, रजमनामा, बुक ऑफ वॉर्स। इसमें क्योंकि युद्धों के बारे में ज्यादा बोला हुआ है, तो इसका नाम उन्होंने क्या लिखा, रजमनामा। अब आगे है मेकिंग ऑफ, ये तो हो गया भाषा, तुर्की भाषा से फारसी भाषा तक अपने आप को चेंज करना, अपनी जो भाषा उसको फारसी भाषा बना लेना। किस लिए बनाई थी, क्योंकि वो ईरान के लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो सके। अब है मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपि क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। ऑल बुक्स इन मुगल इंडिया वर मैन्युस्क्रिप्ट्स, सारी क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, दैट इज दे वर हैंड रिटन। जो हैंड रिटन बुक होती है उसे क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ये याद रखने वाली बात है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट्स। Manuscripts are those books those are written in the handwritten, जो हाथ से लिखी जाती है उन्हें बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। द सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज किताब खाना, जहाँ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी उन्हें क्या बोलते थे, किताब खाना। किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड, किताब खाना को हम इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी में हम पुस्तकालय बोलते हैं ना, वही किताब खाना एक ही बात होगी। इट वॉज स्क्रिप्टोरियम, इसको स्क्रिप्टोरियम भी बोलते हैं, जहाँ में लिखी हुई चीजें रखी जाती है उसे स्क्रिप्टोरियम बोलते हैं। दैट इज द प्लेस वेयर द एम्परर कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वर केप्ट एंड न्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रोड्यूस्ड, जहाँ पे जो शासक की जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होती हैं वो रखी जाती हैं और नई जब वहां पे बनाई जाती हैं। ये मैं आपको साथ में चित्र भी एक दिखा रही हूँ, जिसमें ये किताबनामा का चित्र है एक, तो आप वो देखोगे यहाँ पे इनकी रचना होती है, उसका मैंने आपको चित्र भी दिया एक रंगीन चित्र। ये आपका 9.4 है चित्र में, मैं आपको जहाँ पे दिखा भी रही हूँ 9 पॉइंट, जहाँ पे किताब खाना जैसे लोग वहां बैठे लिख रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ पीपल, ये नहीं कि जो बुक्स लिखी जाती है, जैसे आजकल अगर बुक लिखे तो एक ही बंदा लिख देता है, बुक प्रिंट करनी होती है, प्रिंट हो जाती है, पर तब उस समय में क्या था, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, करते थे काम। पेपर मेकर्स अलग होते थे, पहले पेज तैयार किए थे तो फोलियोज तैयार किए जाते थे। स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स टू कॉपी टेक्स्ट, कैलीग्राफर्स क्या होते हैं, जो सुंदर राइटिंग लिखते हैं, द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वाले को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर्स, जो लिखने वाले थे। फिर ग्लाइडर्स एलिमिनेट द पेजेस, जो पेजों को चमकाते थे उनको भी क्या बोलते थे, वो भी अलग से रखे जाते थे, उनको क्या बोलते थे, फतगर, कोफ्तगर, ग्लाइडर्स को बोलते कोफ्तगर, जो चमकाते थे बुक को, पेजेस को चमकाते थे।
पेंटर्स इलस्ट्रेट सीन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जो कि पिक्चर दें, जैसे मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ इसमें, तो वो पेंटर्स ऐसी पिक्चर्स बनाते थे इसमें। बुक बाइंडर्स गैदर द इंडिविजुअल फोलियो, हर एक पेज को इकट्ठा करके, मतलब कि सब लोग कौन कौन से थे, पेपर मेकर्स, स्क्राइबर्स, ग्लाइडर्स, पेंटर, बुक बाइंडर्स, जो बुक को पूरी को इकट्ठा करके बाइंड करते थे। फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज सीन एज द प्रीशियस सब्जेक्ट, इतनी अच्छी चीज बन के तैयार हो जाती थी, तैयार बाइंड बहुत ही बहुमूल्य इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी, जिसको बहुत ही बहुमूल्य बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। कितनी सुंदर है, कितनी प्रीशियस, किसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है इस मैन्युस्क्रिप्ट में, तो ये बहुत इसको संभाल के प्रीशियस कीमती समझा जाता था इसको, ठीक है। एट द सेम टाइम सम पीपल इन्वॉल्व इन द एक्चुअल प्रोडक्शन, जो लोग इसमें इन बुक्स को लिखने में लगे होते थे, उनको भी बड़े टाइटल्स दिए जाते थे, उन लोगों को पुरस्कार और पदवियां दी जाती थी, फॉर्म्स ऑफ टाइटल, पदवियां, जहाँ उनको अवार्ड दिए जाते थे जो अच्छा लिखते थे। जैसे कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हेल्ड अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, समाज में उनका बड़ा अच्छा स्थान होता था, जो ये लिखने वाले और पेंट करने वाले थे। कैलीग्राफी एंड आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, पीछे बता भी दिया था, कैलीग्राफी क्या होती है, लिखने की कला, आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, आप इसको भी याद कर सकते हो। कैलीग्राफी हैंड राइटिंग वॉज कंसिडर्ड अ स्किल, इसको एक स्किल समझा जाता था, इसको क्या स्किल, इसको कला समझा जाता था, एक अत्यंत सुंदर कला थी ये, ग्रेट इंपॉर्टेंस। अकबर्स फेवरेट वॉज नेस्टालिक, नेस्टालिक विजा, इट इज ए स्टाइल, लिखने का स्टाइल था उसका, अकबर का जो फेवरेट स्टाइल था, मैंने आपको पिक दिखा रही हूँ जहाँ पे साथ साथ पिक में जो लिखा हुआ जो नेस्टलिक स्टाइल है, इसको क्या बोलते हैं, नेस्टलिक स्टाइल, अ फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। फ्लूइड स्टाइल में जैसे आजकल हम लेते हैं कर्सिव वे में इंग्लिश लिखते हैं, तो जस्ट वैसे ही स्टाइल जो होता है उसे क्या बोलते थे ये नेस्टलिक, जो उसको बहुत पसंद था। ये मैंने आपको सामने दे रखा है, चित्र देखा है, उसमें देखना आप कैसे ये स्ट्रोक्स लगा के ये राइटिंग बनती है। अब थर्ड हमारा सब टॉपिक है, सब टॉपिक थर्ड, द रंगीन चित्र, पेंटेड इमेज, रंगीन चित्र जो लगाए जाते थे उसके बारे में हमारा जो थर्ड टॉपिक है, सब टॉपिक। एज वी रेड पेंटर्स टू वर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, हमने देखा कि पेंटर भी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी प्रोडक्शन में प्रयोग किए थे मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स में। पेंटिंग सर्व नॉट ओनली टू इनहांस द ब्यूटी ऑफ द बुक, अब हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेंटिंग क्यों होती थी इसमें, बुक्स में पेंटिंग क्यों करते थे। सबसे पहली बात तो कि इनहांस द ब्यूटी ऑफ द बुक, जो बुक बनी है अगर उसमें पिक्चर जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, आपको अच्छी लग रही है ना वीडियो में, जब पिक्चर देखोगे तो ऐसे ही वो बुक की ब्यूटी को इनहांस करते हैं। बट वर बिलीव्ड टू पोजेस स्पेशल पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, और ये भी विश्वास किया जाता था कि विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था। ये जो जैसे मैंने आप देखो, अब नास्तिक बताया मैंने आपको, अगर मैं आपको नास्तिक बता देती तो आप सोचते पता नहीं क्या है नास्तिक, क्या चीज है, नहीं समझ आते नास्तिक। जब मैंने आपको पिक दिखाई है साथ के, ये ऐसी राइटिंग होती है उसे नास्तिक कहते हैं, तो उसमें आइडिया क्लियर हो जाता है, कम्युनिकेटिंग आइडियाज अबाउट द किंगडम एंड द पावर ऑफ किंग्स एंड बेस दैट रिटन। वो चित्र दिखा के क्या है, सारी जो किंगडम के जो पॉलिसीज होती हैं उनके आइडिया लोगों को क्लियर हो जाते थे। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब्ड पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट, जो अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा, उसने क्या किया, उसने क्या कहा कि ये तो एक बहुत ही जो राइटिंग है ये जादुई कला है। इन हिज व्यूज इट हैड पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन होती है, जिसमें जान नहीं होती, लुक इफ दे वर पोसेस्ड लाइफ, ऐसे लगती है अगर पिक्चर साथ लगा दीजिए। मैंने अब वही एग्जांपल देख रही हूँ आपको बार बार, नेस्टलिक मैंने एक वर्ड लिख दिया, आपको नहीं पता चला था ये क्या वर्ड है, जब मैंने इसकी पिक लगाई साथ को तो आप इसमें जान आ गई, इस वर्ड में भी जान आ गई और आपकी समझ में भी समझ आ गई कि ये क्या चीज है, ठीक है। बेजान चीजों को भी जानदार बना देती है जो पिक्चर होती है। इट वॉज सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द रूलर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी द उलमा, परंतु एक बात ये भी है कि ये दरबार में जो चित्र बनाने की बात थी, ये बादशाह और जो ये होते हैं उलमाज कौन होते हैं, मैंने पिक्चर लेसन किया था, हमने सूफीज में भक्ति मूवमेंट में किया था, उलमाज बताया था मैंने आपको। जो उलमाज होते हैं वो क्या होते हैं, मुस्लिम धर्म के जो मुस्लिम कानून को एक्सप्लेन करने वाले लोग थे उनको उलमा कहते हैं। तो ये क्या थे, ये राजा के साथ इनकी टेंशन रहती थी कि ज्यादा चित्र बनाने के लिए किसी को ना कहे, बुक्स में चित्र ना लगाए जाए, ये इसके अगेंस्ट थे। क्या कहते थे, दे इन्वोक द इस्लामिक प्रोहिबिशन, वो कहते थे कि जो ये इस्लाम की तरफ से इसको मना किया गया, इस्लाम इस बात को नहीं मानता कि किसी व्यक्ति का चित्र बनाया जाए। पोर्ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इंश्राइंड इन द कुरान एज वेल एज द हादीस, ना तो कुरान में कोई चित्र है ना हादीस। अब हादीस क्या होते हैं,
हादिस वो घटनाएं हैं, वो प्रसंग हैं जो पैगंबर मोहम्मद के जीवन के साथ संबंधित है, तो उनमें भी कोई चित्र नहीं लगाया गया। इसलिए ये जो इस्लामिक लोग थे, उलमा थे, वो इसकी विरोधता करते थे चित्र ना लगाने के लिए। बट दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया चेंज विद टाइम, परंतु टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो गया, टाइम बदल गया, समय के साथ साथ व्याख्याएं बदल गई, समझदारी बदल गई, जो कानून की जो शरिया कानून था इसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी। मुस्लिम रूलर्स इन मैनी एशियन रीजन्स, जो मुस्लिम रूलर्स थे बहुत सारे एशियाई क्षेत्रों में क्या करते थे, वो अपने पोर्ट्रेट बनाते थे आर्टिस्ट को बुलाकर, एंड सीन्स ऑफ लाइफ इन देयर किंगडम, और अपनी किंगडम की अच्छी अच्छी लाइफ जो सीन्स थे वो उनको भी बनवाते थे आर्टिस्ट को बुलाकर। तो धीरे धीरे टाइम इसके साथ चेंज हो गया। द नेम ऑफ पेंटर्स सच एज दैट विजाद कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेडिंग द फेम ऑफ द सफाविद कोर्ट फॉर एंड वाइड। जैसे एक पेंटर का नाम है जो बहुत अच्छा था, जो ईरान में था, ईरान का था, जिसने ईरान के राज्य की जो फेमस थी, जो उसको दूर दूर तक उसको फैला दिया था। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान आल्सो मेड देयर वे टू मुगल इंडिया। बहुत सारे आर्टिस्ट ईरान से मुगल इंडिया में, भारत में भी आए, कईयों को लाया गया। जैसे हम कहते हैं मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये हु केम विद एम्परर हुमायूं टू दिल्ली, क्योंकि आपको पता है हुमायूं ईरान में रहा था, तो उसके साथ जो दो पेंटर थे, तो वो मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद, ये दोनों भारत में। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैंने ना भी क्वेश्चन लिखा हो उसमें असाइनमेंट में, तो आप लिख सकते हो कि कौन से दो पेंटर हुमायूं के साथ भारत में आए थे, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद। अदर माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी टू विन पैट्रोनेज, और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने संरक्षण पाने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए वो भी क्या है भारत में आए। वो भी बहुत सारे ऐसे जो और पेंटर थे वो भी भारत में आए। ठीक है। अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन अब्दुल फजल, पेंटिंग के बारे में अब्दुल फजल का क्या कहना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है कि पेंटिंग, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो आ गई ना, टेंशन आ गई शासक और उसमें बीच में उलमा के बीच में। तो अकबर की कोर्ट का जो वो कवि हिस्टोरियन था अब्दुल फजल, उसने क्या कहा, देयर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग्स, कहते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंटिंग को नफरत करते हैं, जो पेंटिंग को चित्रकला से घृणा करते हैं। बट सच मैन आई डिसलाइक, कहते मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि इट अपीयर्स मी, मुझे ऐसा लगता है दैट एन आर्टिस्ट हैज अ यूनिक वे रिकॉग्नाइज्ड गॉड, कि आर्टिस्ट के पास, कलाकार के पास भगवान को, खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका होता है। क्योंकि जैसे खुदा पेंटिंग करता है, खुदा चित्रकारी एक तरह का, इतने अच्छे इंसान बनाता है, बहुत सारे इंसान बनाए हुए हैं उसने, जैसे वो ऐसे इतने लोगों को बनाता है, तो चित्रकार भी क्या करता है, भगवान को, खुदा को इस रूप में पहचानता है। वैन ही मस्ट कम टू फील, तब उसे महसूस होता है, चित्रकार को कहीं ना कहीं उसे ये महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता, कि जो खुदा की, जैसे खुदा ने रचना बनाई है, मैं ऐसी रचना नहीं बना सकता, मैं कोशिश तो करता हूं पर मैं ऐसी रचना बना नहीं सकता जैसी खुदा ने बनाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि क्यों जो पेंटिंग है वो क्यों बनाई जाती है, और पेंटिंग के बारे में अबुल फजल के क्या विचार है। ठीक है जी। अब ये हमारा इतनी मैंने आपको करवा दिया आज, आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया सब टॉपिक 3। ठीक है। अब इसके असाइनमेंट क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन इसके बीच में जो मैंने आपको अंडरलाइन कराए भी हैं साथ साथ। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, व्हेन एंड एनी वे एंड व्हाई ही वाज पुश्ड फर्दर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, उसे मध्य एशिया से कब और क्यों भारत की तरफ धकेल दिया गया, किसने धकेल दिया गया, तो आपने बताया था, मैंने अंडरलाइन कराया था सारा क्वेश्चन इसमें। हु वाज हुमायूं, अब हुमायूं कौन है। हाउ वाज ही फोर्स टू रन अवे फ्रॉम इंडिया, भारत से उसे क्यों भागना पड़ा, शेरशाह सूरी के कारण भागना पड़ा, और वो किसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था। हु इज कंसीडर द ग्रेट मुगल, अब सबसे मुगल बादशाह कौन सा था, कौन सा महान सम्राट कहा जाता है, जिसे महान सम्राट किसे कहा जाता है, उसकी कोई 2 महान प्राप्तियों के बारे में लिखिए, उसकी कौन सी, देख रहे, एक तो उसने एक्सपेंड किया अपने राज्य को, दूसरा कंसोलिडेट किया, और वो बहुत ही समृद्ध राज्य समझा जाने लगा अकबर के टाइम में। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन द मुगल कोर्ट, मुगल दरबार में इतिवृत्त तैयार करने की प्रक्रिया क्या थी, जैसे कौन कौन से लोग उसमें लगे होते थे, उनके नाम आपने लिखने हैं। वट इन्फॉर्मेशन टू द मुगल क्रॉनिकल्स गिव, ये भी 3 पॉइंट बताए थे कि इसकी क्या इन्फॉर्मेशन जी हमें देते हैं। मुगल इतिवृत्त, मुगल इतिहास क्या जानकारी देते हैं। हु हैड रिटन द मुगल क्रॉनिकल्स, मुगल इतिवृत्त किसके द्वारा लिखे गए, किस द्वारा लिखे गए, कोर्टियर्स के द्वारा, कोर्ट हिस्टोरियन के द्वारा लिखे गए।
हुज डिसेंडेंट्स वर द मुगल्स, मुगल किस वंश से संबंध रखते थे? पिता की तरफ से तुर्किश थे और माता की तरफ से मंगोल थे, ये मैंने आपको बता दिया था। विच फेमस बुक इज नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द मुगल्स, कौन सी पुस्तक है जिसका नाम मुगल शब्द से लिया गया है? मुगल शब्द से अभी मैंने बताया था मोगली जंगल बुक है, फेमस बुक का नाम क्या है? जंगल बुक, जो मैंने आपको बता दिया पहले, तो वो आप इसमें से कर सकते हो। विच मुगल रूलर यूज द टाइटल आलमगीर, कौन सा आलमगीर किस मुगल शासक का द्वारा ली गई पदवी थी? जो अपने को आलमगीर कहता था वो कौन सा था? यही मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया था। नेम एनी 3 क्रॉनिकल्स, किन्हीं 3 इतिवृत्तों के नाम लिखो, ये भी अंडरलाइन किया था। अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, ठीक है। विच वाज द मदर टंग ऑफ द अर्ली मुगल्स, प्रारंभिक मुगल शासकों की मातृभाषा कौन सी थी? ये भी अंडरलाइन किया हमने, तुर्किश भाषा थी उनकी। हु मेड पर्शियन एज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट, फारसी भाषा को दरबार की भाषा किस शासक ने बनाया? अकबर ने बनाया। क्यों बनाया? अगर क्यों वाला क्वेश्चन भी आए तो भी बता सकते हो आप, क्योंकि ईरान की संस्कृति के साथ अपने आप को आत्मसात करने के लिए, या ईरान के राजाओं के साथ अपने आप को मिलाने के लिए उन्होंने क्या किया था? पर्शियन भाषा को इसमें मिलाया था। व्हाट वाज द नास्तलिक, नास्तलिक क्या है? नास्तलिक शैली क्या थी? स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी, लिखने का नास्तलिक शैली क्या थी? मैंने इसकी पिक्चर भी दी है आपको, पिक भी दी है, और मैंने आपको अच्छी तरह बताया। नेम 2 संस्कृत टेक्स्ट विच वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग मुगल पीरियड, 2 संस्कृत पुस्तकों के नाम लिखो जिन्हें फारसी में अनुवाद किया गया। संस्कृत पुस्तक कौन कौन सी थी? आपको याद होगा, ये थी महाभारत एंड रामायण, जिनको लिखा गया। और यहाँ भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना था, जो हमने पहला लेसन किया था, जो लास्ट लेसन हमने 7th लेसन किया था, उसमें विजयनगर एम्पायर के बारे में आप मेरे को कमेंट करके इसके आंसर बताओगे। यूट्यूब पे कमेंट करोगे, बॉक्स में कमेंट करोगे, वहां पे लिखोगे कि वहां का सबसे फेमस किंग कौन सा था, विजयनगर का फेमस किंग कौन सा था। और एक बात और उसका जो विजयनगर का जो पतन हुआ था वो कौन से युद्ध से हुआ था? किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिंक, जो दूसरी वाली वीडियो है उस लिंक में आपने जाके देखना है और मेरे को इसके आंसर देने हैं, दोनों क्वेश्चंस के। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ पिक्चर्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द मुगल पीरियड, गिव एनी 2 पॉइंट्स। मुगल जो पीरियड था उसमें जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपियां थी, उसमें पिक्चरों का, चित्रों का क्या, चित्रकारी का क्या महत्व था? यह भी अभी हमने किया। 2 पॉइंट्स लिखने आपने। मुगल पांडुलिपि में रंगीन चित्रों के महत्व क्या था? और कोई 2 कारण लिखो, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि शब्द से आप क्या समझते हो? तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मैंने इसे वीडियो के दिए हैं, आपने इसे करना है। अगली वीडियो बनाऊंगी तो उसके साथ ही मैं आपको अगले क्वेश्चंस भी दूंगी। आई होप कि मैंने पूरी मेहनत से इसको तैयार किया है, तो आप इसको बड़ी अच्छी तरह करोगे और आई थिंक समझ भी पाओगे। जैसे ही आप क्लास में जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे, तो आई होप कि इसमें से जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी वो आप इसको अच्छी तरह कर पाओगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यू आर वेरी गुड, वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग योर वर्क वेरी वेल। पर कुछ बच्चे जो नहीं कर रहे अभी, उनको भी अपना काम, क्योंकि इकट्ठा काम करना मुश्किल हो जाएगा, अब आप साथ साथ इस काम को फिनिश कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, मेरी वीडियो समझ में आ जाए, तो आप इसके बारे में लिखना, कैसे सब्सक्राइब करना, और इसको लाइक करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू बेटा।